नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताएं, जहां बंद कमरे में जली बोरसी से दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटकम दाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज की यह घटना है, जहां ठंड से बचने के लिए एक ही परिवार के लोग कमरे में कोयला जलाकर सोए हुए थे और कमरे का दरवाजा बंद था, जिसकी वजह से कमरे में फैली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने से उनकी जान चली गई। सभी प्रभावित बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2021 को भी हजारीबाग शहर की पेलावल रोमी इलाके में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सभी लोग रूम में अंगीठी और रूम हीटर जलाकर सोए हुए थे। न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि कभी भी बंद कमरे में बोरसी या हीटर जलाकर नहीं सोएं, क्योंकि इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिससे दम घुटने से मौत भी हो सकती है। और इस बीच साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अवैध खनन की जांच में सीबीआई तीसरे दिन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन जांच के लिए सीबीआई की टीम भवानी चौकी पहुंची, जहां करीब 6 लोगों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि भवानी चौकी गांव ईडी के गवाह विजय हांसदा का गांव है और 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई की टीम 5वीं बार साहिबगंज पहुंची है। और इसके पहले सीबीआई ने कल दूसरे दिन नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन को लेकर 2 बड़े अवैध पत्थर खदानों की जांच की थी। तो सीबीआई का ये बड़ा एक्शन। साहिबगंज संवाददाता पवन राय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? तीसरे दिन भी सीबीआई की जांच लगातार जारी है, क्या कुछ मिला है? जी, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम जो है यहाँ पर अवैध खनन को जांच को लेकर जो है 5वीं बार यहाँ साहिबगंज पहुंची है। और आपको बता दें कि आज अपने तीसरे दिन जो है सुबह जो है सीबीआई की टीम जो है विजय हांसदा, जो कि भवानी चौकी के ग्राम प्रधान है, वहां पर पहुंची है और वहां पे जो है कई ग्रामीणों से जो है पूछताछ की है। और कई घंटों पूछताछ करने के बाद जो है कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर आई है जिला मुख्यालय, और वहां पर जो है अभी लगातार जो है उन ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और अवैध खनन के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये जो अवैध खनन हुआ है कैसे हुआ है, और तमाम जो इससे जुड़े मामले हैं उस पर जो तहकीकात है वो कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। जांच के लिए भवानी चौकी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और राजधानी रांची में आयकर विभाग की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। गुटखा किंग जेपी सिंघानिया सहित अन्य के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार की जा रही है। सिंघानिया और उसके करीबियों के ठिकानों से अब तक कई दस्तावेज के साथ ही कैश और दूसरे सामान जब्त किए जाने की सूचना मिली। वहीं छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सहित अकाउंट डिटेल का भी जानकारी सामने लाया गया। आपको बता दें कि आयकर में अनियमितता की जानकारी के आधार पर यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, अब तक की छापेमारी में और क्या क्या मिला है? जी, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से छनकर आ रही है उसके अनुसार जो दस्तावेज और जो डिजिटल इक्विपमेंट मिले हैं उन चीजों को ही खंगाला जा रहा है। उसमें कई जो टैक्स से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड कई अहम जानकारियां जो है वो आयकर विभाग को मिली है। इस वजह से ही ये छापेमारी अभी भी जारी है, क्योंकि तमाम दस्तावेजों और जो डिजिटल इक्विपमेंट है उनकी छानबीन जो है वो बारीकी से की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची में न सिर्फ जेपी सिंघानिया बल्कि उनके जो भी करीबी हैं, उनसे जिनका भी व्यापारिक जुड़ाव रहा है, उन सभी जगहों पर जो छापेमारी है वो अभी भी जारी है। जो उनके सीए हैं रोहित जैन, उनके यहाँ, और साथ में जो हरिहर सिंह रोड में भी अग्रवाल है, वहां भी छापेमारी जो है इस वक्त जारी है। देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामदगी हो पाती है और किस तरह से आयकर विभाग की तबिश जेपी सिंघानिया के लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां आयकर की छापेमारी लगातार जारी है।
और इस बीच लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पीएलएफआई उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिला है। 2 पोकलेन मशीन, 1 ट्रैक्टर को फूंक दिया गया है। नंदिनी डैम के नहर की मरम्मतीकरण में कंपनी जुटी हुई है। कंपनी को लेवी की मांग पर धमकी दी गई थी। उग्रवादियों की धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कैरो थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। क्या हुआ था? रात हम लोग करीबन 12:30 बजे कोई अज्ञात लोग आया था, तो उसी में हम लोग धमकाया कि कोई कल से काम नहीं करेगा, यही सब बोल के गया और आगजनी कर दिया गाड़ी उड़ी में, वही सब, और फिर चला गया धमका के। यहाँ पर तो आया था आदमी लोग, तो वहाँ पर गया था तो सब हम लोग के बोला कि यहाँ पर गाड़ी जला दिए हैं और कृष्णा यादव का आदमी है। फिर हम लोग के बोला कि गर्दी बाहर गर्दी गाड़ी ज़्यादा थी बुताने के लिए निकलेगा तो गोली मार देंगे, वही सब बोल के फिर सब चल गया। तो 2 पोकलेन मशीन, 1 ट्रैक्टरों को उग्रवादियों ने फूंक डाला है। कंपनी को लेवी की मांग पर धमकी दी गई थी। उग्रवादियों की धरपकड़ में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कैरो थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। उग्रवादियों की धरपकड़ में पुलिस तो जुटी हुई है, लेकिन इस तरह की वारदात को बार बार उनकी तरफ से अंजाम दिया जाता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हो गई। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और बाबूलाल मरांडी की ओर से अध्यक्ष पर लगाए गए आक्षेप पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे विशेषाधिकार का मामला बताया है। वहीं प्रदीप यादव के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जोरदार पलटवार कर दिया। साथ ही 4 साल तक सदन में बाबूलाल मरांडी को बोलने से रोकने का आरोप लगाया, जिस पर प्रदीप यादव ने फिर जोरदार वार किया है। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप लगाना ये विधानसभा की अवमानना है और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कॉल एंड सगदर की किताबों में ये स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य संचालन नियम सबसे अच्छी किताब मानी जाती है उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि भाई कि विधानसभा पर आक्षेप करना विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप करना के बराबर, ये विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए मैं अध्यक्ष से मांग करूंगा, इस सदन से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का अधिकार है और विशेषाधिकार का ये मामला बनता है। ये आखिरी शीतकालीन सत्र का सत्र है। उनका जो पीड़ा था कि हम अपने विषय को नहीं रख पा रहे हैं, जनता ने निर्वाचित किया है। प्रदीप यादव जी के आशीर्वाद से या किसी के आशीर्वाद से वो नहीं बने हैं, राजधनवर की जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है। और एक कार्य संचालन नियमावली ये भी कहती है कि विधायक के रूप में उनको अपनी बातें रखने का पूरा हक है। आप कैसे नहीं रखने देते हैं? उनकी आवाज से इतना खौफ क्यों खाते हैं? उनके प्रेजेंटेशन से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इसलिए मेरा एक कहना है कि यह जो सारी बातें रखी गई है उनको स्पंज किया जाए और प्रदीप यादव जी माफी मांगे, एक सदस्य के रूप में भी और एक संविधान के रक्षा करने के रूप में माफी मांगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो जेबीएम के सदस्य है तो आज तक 4 वर्षों में कभी मैं विधायक दल का लीडर हूं, कभी उन्होंने समय नहीं मांगा कि मुझे कोई विचार रखने के लिए समय दिया जाए। मैं कह रहा हूं विधायक दल के नेता के नाते उन्होंने कभी समय हमसे नहीं मांगा। अध्यक्ष महोदय, उन्हें क्या पता होगा, वो जबरदस्ती उन्हें अपना अध्यक्ष बनाए हुए है और यह मामला विशेषाधिकार का बनता है। अध्यक्ष महोदय, और पहली बार 12:30 बजे तक स्थगित होने के बाद जब सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई तो भी हंगामा लगातार जारी रहा। सत्ता पक्ष की ओर से स्टीफन मरांडी ने बाबूलाल मरांडी पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार कर दिया है। इसी बीच सदन में विधायी कार्य निपटाए गए और फिर अध्यक्ष ने दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कि आज जो यहाँ बातें हो रही है कि आप पर आक्षेप लग रहा है, आसन पर आक्षेप लग रहा है, वो विधानसभा का अवमानना है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको आप अपनी तरह से कार्रवाई करें। विगत 4 साल के अंदर बाबूलाल मरांडी जी को एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल भी वो हाथ 3 बार उठाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है 3 बार अध्यक्ष महोदय हाथ उठाए, लेकिन उनको अपने आसन से उनको किस कारणवश मौका नहीं मिला, मैं आपके मन की भावना को नहीं जानता हूं, लेकिन नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, वैसी स्थिति में कोई अपनी पीड़ा को कहां रखेगा? अध्यक्ष महोदय,
पीड़ा को तो बाहर भी रखेगा। पत्रकार पूछते हैं रखा है, ये अवमानना का मामला किसे बन गया अध्यक्ष महोदय? शांत रहने का अपील आसन से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आसन का जो अपील है, इस अपील को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बड़ी दुख के साथ सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। और स्थानीय नीति पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि इतने वर्षों तक सत्ता में रही बीजेपी, लेकिन उन्होंने किया ही क्या है। उन्होंने दावा किया कि संविधान के अनुसार स्थानीय नीति पास कराया गया। साथ ही साथ कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह, जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने भी बीजेपी पर हमला बोला। आज अगर यहाँ पर रोजगार या नियोजन को लेकर के कोई समस्याएं हो रही हैं, तो इस वजह से कि इनकी डबल इंजन की सरकारों ने नीतिगत फैसले सही नहीं किए और हर मामला कोर्ट में जाकर के फंसता है। बच्चों ने इंतजार किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो है पुलिस की बहाली का तिथि तय हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 8,000 लोगों को नियुक्ति देने का की बात कही है 29 दिसंबर को, और तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देगा, वही काम हमारी सरकार में किया जा रहा है। संविधान, नीति, विधि 1932 हम लोगों ने लाया, नियोजन नीति हम लोगों ने लाया। हम लोग यहाँ की भावनाओं को देखते हुए लाए। क्या हमारी भावना क्या साउथ इंडियन कोई तय करेगा? हमारी भावनाएं क्या उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे? हमारी भावनाओं क्या छत्तीसगढ़ के लोग तय करेंगे? हमारी भावनाएं, हमारे युवाओं के भविष्य क्या, आप ये बताइए, क्या गुजरात के लोग तय करेंगे? मैं अपना कानून बनाता हूँ, युवाओं, यहाँ के लोगों ने हमें सरकार बनाया है, तो हम यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है, जो युवा आज सड़क पर है, ये बीजेपी का ही देन है, और इसलिए हम लोगों ने उसको संशोधन कर रहे हैं। आने वाला समय देखिएगा कि जुआ पक्ष में रहेगा। और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान सरयू राय ने जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने से पहले राय मशवरा नहीं लिए जाने का सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना राज्यपाल को सूचना दिए ही कैबिनेट से मंजूरी ले ली गई, जबकि जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही घोषित किया जा चुका है। उन्होंने इसे राज्यपाल की अवमानना करार दिया है। तो मैंने राज्यपाल जी से कहा कि संविधान ने अधिकार राज्यपाल को दिया है, सरकार को नहीं दिया है, पर राज्यपाल को बिना सूचित किए सरकार ने संकल्प भी पारित कर लिया, कैबिनेट से अधिसूचना भी जारी कर दी। और विचित्र बात है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है और सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है, तो उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। धनबाद में बेखौफ बने कोयला तस्कर, परियोजना से दिन दहाड़े कोयले को लूटा गया है। विरोध करने पर मजदूरों से मारपीट की गई है, कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, सीआईएसएफ पर पत्थरबाजी की गई, 2 गाड़ियों का शीशा भी तोड़ दिया गया। लोयाबाद के वासुदेवपुर परियोजना की ये घटना बताई जा रही है। धनबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है? कर्मचारियों पर और सीआईएसएफ की टीम पर भी हमला हुआ है, क्या कुछ हुआ है वहां पर? धनबाद में इन दिनों जो है तो कोयला तस्कर और कोयला चोर जो है तो पूरी तरीके से आतंकित हो चुके हैं। उनका मन इतना बढ़ चुका है कि परियोजना जहाँ की बीसीसीएल का उत्पादन स्थल होता है, उन जगहों पर भारी समूह के बीच में पहुंच जाते हैं, और जो बड़े हॉल पैक होते हैं जो कि बहुत ऊंचाई बड़े रहते हैं, उन हॉल पैक पर चढ़कर जो है तो वहां से कोयला उतारते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कोयला उतारते हैं कोयला चोर, वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, क्योंकि चलते हुए हॉल पैक से वो कोयला को उतारते हैं, और इसमें अगर जरा सा भी चूक हो जाएगी तो वो टायर के नीचे आएंगे, और उसके बाद उनकी जो है तो जान जाना लगभग तय होता है। इसके बावजूद भी कोयला चोर जो है तो दिन दहाड़े उस स्थान पर पहुंचते जहाँ पर सीआईएसएफ रहते हैं, दर्जनों कोल कर्मी रहते हैं, लेकिन उनका भी डर उनके पास नहीं होता, और अगर कोई विरोध करता है तो पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, मारपीट करते हैं। और यही एक घटना लोयाबाद के वासुदेवपुर परियोजना में हुई है, जहाँ पर कि दर्जनों कोयला चोर वहां पहुंच गए। परियोजना में जो हॉलपैक से कोयला ले जाया जा रहा था, उस पर चढ़कर उस कोयले को उतारे था, तो वहां पर मौजूद जब सीआईएसएफ पर कोलकर्मियों ने इसका विरोध किया तो मारपीट करने के बाद पथराव कर दिया, जिसमें 2 हॉलपैक के शीशे भी टूटे हैं, और आधा दर्जन से लगभग जो है तो कोलकर्मी घायल हुए। सभी जो कोलकर्मी हैं वे बीसीसीएल के अस्पतालों में उनका इलाज कराया जा रहा है,
लेकिन जिस तरीके से कोयला चोर और तस्करों का मन बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं मजदूर और जो कोल कर्मी है उन पे एक भय का माहौल बना हुआ है और वो लोग भी अब पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस मामले में बीसीसीएल के वरीय अधिकारी कहीं ना कहीं जो है वो उदासीन है। बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन इसके बावजूद जो समुचित वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, सीआईएसएफ की तैनाती होनी चाहिए या एक घेराव होना चाहिए ताकि कोई भी अनधिकृत आदमी जो है परियोजना में नहीं पहुंचे, उसको लेकर गंभीर नहीं होते। बार बार इस तरह की घटनाएं जो है धनबाद में विभिन्न जो परियोजना है और जो अवैध स्थल है वहां पर इस तरह की देखने को मिल रही है। संजय, सीआरपीएफ की टीम तो वहां पर पहुंची लेकिन उन पर भी हमला हुआ। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या वहां पर जो अपराधी थे उनकी पहचान हो सकी है? घटना के बाद जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने 4 घंटे के लिए काम को बंद कर दिया। उसके बाद जो बीसीसीएल के स्थानीय डीएम है वो उन कुलकर्मियों को आश्वासन दिए हैं कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अभी फिलहाल कोई लिखित शिकायत नहीं दिया गया है, लेकिन कुलकर्मियों की मांग। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा के भवनाथपुर में एक प्रखंड कर्मी का घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्ण योजना में रॉयल्टी काटने के एवज में 1% यानी 2500 रुपए बतौर रिश्वत मांगा जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। समझ रहे हैं आप। और खबर सिमडेगा से, जहां पारा शिक्षक हत्याकांड में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत याचिका खारिज करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका संजय कुमार की ओर से दाखिल की गई है, जो मृतक पारा शिक्षक मनोज कुमार के भाई हैं। दरअसल मनोज कुमार की हत्या 2014 में हुई थी, जिसमें एनोस एक्का को 2018 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आपको बता दें कि याचिका में गवाहों को धमकाने का भी जिक्र किया गया है। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मनोज कुमार पारा टीचर की हत्या हुई थी 2014 में। उसमें नामजद अभियुक्त थे उस समय के तत्कालीन मंत्री एनोस एक्का जी, जिन्हें सिविल कोर्ट सिमडेगा से आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, जिन्हें 2019 में बेल दी गई थी। आज के डेट में वो बाहर हैं, जिससे कि हम लोग और हमारा परिवार पूरा भय के माहौल में है। उसी के विरोध में, उनके बिल के विरोध में हम लोग आए हैं कि उनके सूचक जो है संजय कुमार, उन्होंने एक याचिका लगाई है जमानत खारिज करने के लिए, कैंसिलेशन ऑफ बेल कहते हैं। चूँकि एनएस एक्का को जो 19 में बेल मिला था तो उनको बेल भी कंडीशनल मिला था कि वो गवाहों को धमकी नहीं देंगे, वो किसी भी तरह से जो ट्रायल अन्य वादियों का जैसे बारूद गोप का भी पेंडिंग है, तो उन्होंने एक और याचिका भी लगाई है बारूद गोप का जो ट्रायल है उसे पूरा करने के लिए। जेएससीए स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के परिजनों के बीच विवाद एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल अमिताभ चौधरी की पत्नी निर्मल कौर ने जेएससीए के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में निर्मल कौर ने कहा कि जेएससीए स्टेडियम ही उनके पति की दुनिया थी। निर्मल कौर से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जेएससी और स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के परिजनों के बीच विवाद एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की पत्नी की ओर से रांची के धुरवा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में क्या है और क्या आरोप है, हम सीधे जानेंगे। हमारे साथ स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की पत्नी है। मैम, धुरवा थाने में जो प्राथमिकी है क्या है उसमें? देखिए, विवाद मेरा कोई नहीं है जेएससी से, एसोसिएशन से हमारा कोई विवाद नहीं है। खेल के प्रति मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं हैं कि खेल फले फूले, परंतु ये जो प्राथमिकी है ये एक निजी मामले में है। निजी मामला ये है कि एजीएम जब हुई 2016-17 में, तो एक ऑफिस स्वीट श्री अमिताभ चौधरी, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी को दिया गया था रहने के लिए, अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब उनका मक्का मदीना सब कुछ वही था, घर बाहर मंदिर मस्जिद सब कुछ वही था। और वहाँ पर वो तमाम मतलब वहीं से ऑपरेट करते थे, जितने भी उनके चाहे निजी कार्य थे या निजी कार्यों पे, तो वो उससे ज़्यादा वो खेल पे ध्यान देते थे। क्रिकेट के जितने बढ़ावे के काम थे वहीं बैठ के करते थे। कमरे में ऐसा क्या था कि आपको प्राथमिकी में उन तमाम चीज़ों को लिखना पड़ा? उसमें हमारे व्यक्तिगत कागजात थे, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स थे, फाइनेंशियल बॉन्ड्स इत्यादि थे। उसमें हमारे बहुत सारे ज़मीन के कागजात थे, पैतृक संपत्ति जो हमारी है दरभंगा और मधुबनी में। और कुछ उनकी मृत्यु के जस्ट पहले, जब जिस दिन ये अकाल मृत्यु आई, उन्होंने काफ़ी सारी रजिस्ट्रियाँ की थी, काफ़ी सारी ज़मीन उन्होंने कर्णपुर में और
दरभंगा में शिवराम में बेची थी, और उसमें जो लेन देन की जो प्रोसीड्स थे वो भी वहीं रखे थे, और जितने कागजात हैं हमारे, चाहे वो म्यूटेशन से संबंधित हो, चाहे वो ओरिजिनल रजिस्टर 2 से संबंधित हो, सभी कुछ वहीं रहता था। बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ें वहाँ थी। अपने प्राथमिकी में कुछ ये भी लिखा है कि आपको जाने से वहाँ रोका गया? जी हाँ, जब मैं 15 सितंबर को पहली बार वहाँ गई तो सबको जब पता लगा हम आए हैं तो ताला लगा के पदाधिकारी लोग भाग गए, और उसके बाद 16 को हम फिर गए, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी दुष्टता इनके मन में आ सकती है कि निजी सामान नहीं लेने देंगे। तो 16 को गए तो फिर वही स्थिति देखी, तो तब तो समझ में आ गया। 17 सितंबर को मेरे पुत्र अभिषेक चौधरी गए, जब वो गए तो उन्होंने पूरा कमरा ही साफ कर दिया था, उसमें मात्र कुछ स्टेशनरी के सामान रखे थे। स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की पत्नी साहब प्रशासन से मांग कर रही हैं कि उस कमरे में जो कुछ भी था, जो इनका आरोप है कि उस कमरे में उनकी तमाम परिसंपत्तियां थी जिन पर इनका और इनके बेटे का हक है, उन्हें वापस दे दिया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और जमशेदपुर के डिमना बस्ती के रहने वाली संदीप तुतमबाई अपनी जीवित होने के प्रमाण पत्र को लेकर एमजीएम अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल उसके पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी और एमजीएम अस्पताल से पिता की जगह पुत्र का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। देखिए संवाददाता प्रभंजन की रिपोर्ट। डिमना बस्ती के रहने वाले संदीप तंतुबाई के पिता का सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, लेकिन एमजीएम की गलती से पिता की जगह पुत्र का नाम लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में संदीप तंतुबाई जो जीवित है, लेकिन एमजीएम की गलती से यहाँ पर इस जगह पे इनकी मौत दिखाई गई है, और जिसके चक्कर में आज करीबन 1 महीने से संदीप तंतुबाई एमजीएम का चक्कर काट रहा है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में जो नाम गलत लिखा गया है उसे अब तक सुधारा भी नहीं गया है। हम बात करते हैं संदीप तंतुबाई से कि किस तरह के परेशानी में हुए हैं, और डेथ सर्टिफिकेट में नाम गलत लिखने से जो सरकार से जो आपको फायदे मिलने थे, जो मुआवजे मिलने थे, क्या वो मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? सर उसमें जब पापा का 17 नवंबर का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से एमजीएम गया। एमजीएम में जो पेपर बनता है, घोषित करता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें पापा का जगह मेरा नाम डाला दे दिया। मतलब उसका ना काम सही से हो रहा है ना उधर सही से हो रहा है, मतलब रोज रोज उसको दौड़ना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना उधर हो रहा है ना इधर हो रहा है। अगर कागज सही नहीं रहेगा तो डेथ सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जल्द से जल्द अगर वो कागज सही हो जाए तो हम लोग जल्दी बनवा लेंगे। देखना यह है कि इसका डेथ सर्टिफिकेट जो गलत जो बनाई गई है उसमें सुधार कब होता है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।